दिल्ली की गद्दी पर तुगलकों का राज, लेकिन सत्ता कभी स्थिर नहीं रहती। युद्ध की आहट हमेशा बनी रहती है। घंटों की आवाज, सैनिकों की पंक्तियां, तलवारों की चमक। गयासुद्दीन तुगलक से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक हर शासक ने अपने विजयी सपनों को तलवार की धार से आकार दिया। दक्षिण भारत की विजय हो या मंगोल आक्रमणकारियों से सामना, हर एक युद्ध इतिहास के पन्नों में लिखा गया। लेकिन हर विजय की एक कीमत थी। मोहम्मद बिन तुगलक का दूरदर्शी मगर कठोर शासन, राजधानी का स्थानांतरण और विद्रोह की लहरें, क्या ये सब प्रयोग सत्ता को मजबूती प्रदान कर पाए या फिर तुगलक वंश के पतन का कारण बन गए? तुगलक वंश के पतन की नींव रख गए। लेकिन इतिहास हमेशा उन फैसलों को याद रखता है जिन्होंने एक वंश की तकदीर बदल दी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत के तीसरे साम्राज्य तुगलक डायनास्टी या तुगलक वंश की, जो 1320 ईस्वी से 1414 यानी कि 94 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत काल में सबसे ज्यादा जिन लोगों ने दिल्ली की गद्दी पर राज किया, उसी वंश की, तुगलक वंश की हम बात कर रहे हैं। इस वंश में मुख्य रूप से हम 4 शासकों को याद करते हैं। संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने 1320 में स्थापना की। उनके बेटे जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक, जो उन्होंने 1325 में गद्दी पर बैठे। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, जो 1351 से 1388 तक गद्दी पर रहे। 1388 में ये लोग अस्थिर हो गए। 1394 में इनके अंतिम शासक आए नासिरुद्दीन महमूद या मोहम्मद शाह तुगलक। वो मोहम्मद बिन तुगलक थे, ये मोहम्मद शाह तुगलक हैं, ये अलग हैं, जो 1394 से 1414 तक शासन किया जिन्होंने। तो आज हम इसकी विस्तार से बात करते हैं। बने रहो हमारे वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो चलो शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक की। गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना करी। तुगलकों से पहले खिलजियों का राज था, उसके बारे में मैं आपको पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। तो जब खिलजियों का राज था तब गयासुद्दीन तुगलक पंजाब के गवर्नर हुआ करते थे और उनका नाम गाजी मलिक था। तो गाजी मलिक ने जब 1320 में खिलजियों का अंत करके जब तुगलक वंश की स्थापना करी, तो इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक के नाम से अपना राज्याभिषेक करवाया। और संभवतः ये दिल्ली के ऐसे पहले सुल्तान थे जिन्होंने नहरों और कुओं का निर्माण करवाया, किसानों की समस्याओं पर जिन्होंने ध्यान दिया, और इन्होंने डाक सेवा को बहुत ज़्यादा सुदृढ़ और तीव्रगामी बनाया। अब हम इनके कुछ कार्य जान लेते हैं। तो सबसे पहला काम गयासुद्दीन तुगलक ने यह किया कि लगान के रूप में उपज का केवल 10वां या 12वां, मतलब 1/10 या 1/12 हिस्सा ही लेने का आदेश दिया। दूसरा, जो अलाउद्दीन खिलजी के समय अलाउद्दीन खिलजी ने कर लगाकर अमीरों से उनकी भूमि ले ली थी, उसको इन्होंने अमीरों को उनकी भूमि वापस लौटा दी। तीसरा काम इन्होंने किया कि कुएं और नहर बनवाए ताकि किसान लोग आसानी से सिंचाई कर सकें। चौथा काम इन्होंने किया कि अलाउद्दीन खिलजी के समय जो घोड़ों को दागने की प्रथा और जो चेहरा हुलिया प्रथा जो थी, जो हम अलाउद्दीन खिलजी वाले वीडियो में देख चुके हैं, तो उस प्रथा को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया ताकि अच्छे से मतलब घोड़ों का पता लग सके, उनको अच्छे से दागा जाए और हुलिया अच्छे से सैनिकों का हुलिया रखा जाए, उनका एक स्केच बनाकर रखा जाए। तो इसने ये काम किए। अब इसके कुछ प्रमुख सैन्य अभियान हैं, उनकी हम बात करते हैं। एक है कि तेलंगाना पर इन्होंने सैन्य अभियान किया था। तो गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र जूना खां के नेतृत्व में इन लोगों ने तेलंगाना अभियान किया था और उसमें विजय प्राप्त करी थी। और उसी अभियान के बाद जूना खां का नाम बदलकर मोहम्मद बिन तुगलक हो गया था। फिर मोहम्मद बिन तुगलक या जूना खां के नेतृत्व में इन्होंने तिरहुतों या यूँ कहें कि मंगोलों पर विजय प्राप्त करी थी। उस समय मंगोल आक्रमणकारी बहुत हावी रहते थे और हर जगह आक्रमण करते रहते थे अपना सत्ता विस्तार के लिए। तो जूना खां या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने मंगोलों को परास्त किया था। फिर गयासुद्दीन तुगलक ने अपने खुद के नेतृत्व में बंगाल और बिहार का एक सफल अभियान किया था। इन्होंने बंगाल और बिहार को जीता था
और जब ये वहाँ से लौट रहे थे तब इन्हें पता चला कि दिल्ली में कोई सूफी संत हैं निज़ामुद्दीन औलिया के नाम से, जिनकी ख्याति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इन्होंने उस सूफी संत को आदेश दिया कि तुम दिल्ली छोड़ दो। तब उन्होंने सूफी संत ने इनको कहा था कि हुजून दिल्ली दूरस्थ, अर्थात हुजूर दिल्ली अभी दूर है। ये मुहावरा हम आज भी काम में लेते हैं जब कोई बहुत कठिन काम हो या फिर कोई विषम काम हो कि भाई दिल्ली दूर है अभी। तो ये हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के समय से चला हुआ आ रहा है, उस समय 1325 से, कि हुजूर दिल्ली दूर है। और बंगाल से लौटते समय जब ये तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर दूर एक अफगानपुर है, अफगानपुर में एक महल में जब ये प्रवेश कर रहे थे, जा रहे थे विश्राम के लिए, तो महल कोलाप्स हो गया और इनके ऊपर गिर गया। तो उसमें दबकर सुल्तान की मौत हो गई। और कहते हैं कि इसके पीछे इनके पुत्र जूना खां या फिर मोहम्मद बिन तुगलक MBT का कोई षड्यंत्र था, जिसमें मार्च 1325 में सुल्तान ग़ियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी अफगानपुर में, तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर दूर। और इनका मकबरा तुगलकाबाद में स्थित है। और तुगलकाबाद नाम का शहर जो दिल्ली से थोड़ा बाहर पड़ता है आउटर साइड में, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही बसाया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के दूसरे शासक और ग़ियासुद्दीन तुगलक के बाद गद्दी पर बैठे उनके पुत्र जूना खां, जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से अपना राज्याभिषेक करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है भाई। मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत का सबसे बुद्धिमान और मूर्ख दोनों ही राजाओं की संज्ञा दी गई है। बुद्धिमान इसलिए क्योंकि ये बहुत पढ़ा लिखा राजा था, उस समय का बहुत पढ़ा लिखा सुल्तान था जिसने बहुत शिक्षा अर्जित की थी। और मूर्ख इसलिए क्योंकि इसने कुछ 6 फैसले ऐसे लगाए जो, मतलब फैसले तो इसने दूरदृष्टि सोच के साथ लगाए थे, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन ढंग से नहीं कर पाया, इसलिए वो एक डिजास्टर साबित हुए और प्रजा को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इन सभी के कारण इसे स्वप्निल या फिर सनकी, पागल, रक्त पिपासु राजा की संज्ञा दी जाती है मोहम्मद बिन तुगलक को। तो 6 फैसले कौन से थे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला, दोआब के क्षेत्रों में कर वृद्धि। दोआब क्या होता है? जहाँ पर 2 नदियाँ आकर मिलती हैं, जो गंगा और जमुना का है, जो यूपी साइड और दिल्ली साइड, उस क्षेत्र में इसने सोचा कि यहाँ पर ज़्यादा उपज हो रही है, इतना पानी है लोगों के पास, तो यहाँ पर कर ज़्यादा होना चाहिए इन लोगों के लिए। और लोगों को कर कम लग जाए तो भी चलेगा, लेकिन इनका कर बढ़ना चाहिए। तो इसने दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि कर दी। लेकिन कर की वृद्धि इसने उस समय की जब वहाँ अकाल पड़ा हुआ था। अब बताओ, जब अकाल पड़ा हो उस समय कोई कर बढ़ाता है क्या? इसने बढ़ा दिया। तो किसानों ने विद्रोह कर दिया। किसानों का सबसे पहला विद्रोह मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही हुआ था। फिर बाद में, हालांकि ये बहुत ही सहिष्णु राजा था, बहुत ही लिबरल था, सहिष्णु था, गंगा जल पीता था। इसने माउंट आबू के जो जैन मंदिर थे उनका दौरा किया था, ये होली में भी भाग लेता था। इतना सहिष्णु राजा था, एक मुसलमान शासक होने के बावजूद भी। दिल्ली सल्तनत का मतलब ही मुस्लिम शासन है भारत में, तो इतना सहिष्णु था। तो फिर इसने, अपन वही बात करते हैं कि जब किसानों ने विद्रोह किया तो उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए इसने एक अलग विभाग बना दिया था किसानों के लिए। दीवान ए कोही नाम से विभाग बनाया, जो किसानों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराए, अच्छी किस्म के उनको बीज दे। ठीक है, इसका पहला फैसला खराब हो गया। दूसरा, इसने क्या किया कि दिल्ली जो राजधानी थी उसको दिल्ली से देवगिरी, जिसे आज हम दौलताबाद के नाम से जानते हैं, वहां पर अपनी राजधानी शिफ्ट करी। इसके पीछे इसने लॉजिक दिया कि भाई मंगोल आक्रमणकारी आते हैं और दिल्ली को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं, तो अपन दक्षिण में चलते हैं, देवगिरी में, वहाँ पर राजधानी को सुरक्षित रखेंगे और दक्षिण में मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे और एक समन्वय स्थापित करेंगे ताकि एक शांति से शासन स्थापित किया जा सके। प्रजा ने यार इस बात से बहुत विद्रोह कर दिया कि भाई हमारा सब कुछ यहाँ है, घर परिवार दौलत भूमि सब यहाँ है, हम यहाँ से वहाँ क्यों जाएं। पर इसने प्रजा की एक ना सुनी, सबको यहाँ से वहाँ ले गया। इसका वहाँ मन नहीं लगा, मोहम्मद बिन तुगलक MBT का, वहाँ से वापस यहाँ लेकर आया। तो ये एक सनकी फैसला ही था कि प्रजा को परेशान किया, यहाँ से वहाँ लेकर गया, वहाँ से यहाँ दोबारा लेकर आया। दूसरा अभियान। तीसरा, इसने बहुत दूर की सोच थी, मैं कहूँगा, इसने टोकन करेंसी, सांकेतिक मुद्रा चलाई। जो आज अपन टोकन करेंसी देखते हैं ना, नोट देखते हैं, 1 रुपये 2 रुपये 100 रुपये 500 रुपये, 2000 का खैर बंद हो गया, 1000 का भी बंद कर दिया सरकार ने। तो जो नोट होते हैं टोकन करेंसी, इसने सबसे पहले टोकन करेंसी चलाई। मतलब उस समय हम जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने 2 मुद्राएं चलाई थी। क्या थी? एक तो टंका जो चांदी की मुद्रा थी और एक जीतल जो तांबे की मुद्रा थी। तो इसके समय पर चांदी की बहुत भयंकर मात्रा में कमी हो गई। तो इसने सोचा कि भाई हमारे पास जो अवेलेबल है क्यों ना हम उसी को मुद्रा के रूप में प्रचलन कर दें। तो इसने
चांदी को छोड़कर तांबे और पीतल के सिक्कों का मूल्य चांदी के सिक्कों के मूल्य के बराबर कर दिया। समझ रहे हो आप? मतलब चांदी का सिक्के का जो मूल्य है ना, वही मूल्य तांबा और पीतल के सिक्कों का मूल्य के बराबर कर दिया। लेकिन एग्जीक्यूशन में दिक्कत कर दी कि जो निर्माण की विधि थी उसे गुप्त नहीं रख पाए। वो विधि मार्केट में फैल गई। चांदी महंगी होती है, तांबा और पीतल सस्ता होता है। तो लोगों ने क्या किया कि तांबे की और पीतल की बार ले आए, मतलब वो एक साथ ले आए बार्स वगैरह, और निर्माण की विधि लोगों को पता ही थी। तो उन्होंने मिंट में अपने घर में ही मिंट बना ली। मिंट का मतलब होता है टकसाल, जहाँ पर चांदी सोने चांदी के सिक्के ढाले जाते हैं पीतल तांबे के, उसको मिंट बोलते हैं। तो वहाँ पर वो तांबे के और पीतल के सिक्के बनाते और उनको चांदी के सिक्कों के बराबर बाजार में जा जाके बेच देते। इन सब चीज़ों से महंगाई बहुत ज़्यादा, एकदम से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब जब इसको पता लगा कि यार ये तो प्रयोग है सफल हो गया है, तो उसने एक नया फरमान सुना दिया। पता है वो फरमान क्या था? इसने बोला कि जिनके पास भी टोकन करेंसी या सांकेतिक मुद्रा है वो वापस राजकोष में जमा करा दो और राजकोष से तुम उसके बराबर चांदी या चांदी के सिक्के ले लो। अब इस फैसले का असर ये हुआ कि जिन लोगों के पास टोकन करेंसी के रूप में, जिन्होंने मतलब नहीं भी बनाए थे, चांदी और तांबे के सिक्के नहीं भी बनाए थे, वो लोग भी बनाने लग गए और राजकोष पर बहुत ज़्यादा घाटा और दबाव पड़ा और एक डिजास्टर फैसला साबित हुआ। मतलब इसका एग्जीक्यूशन ढंग से नहीं कर पाए। नहीं, सोच बहुत दूर की थी, ये चीज़ अच्छी थी, एग्जीक्यूशन ढंग से नहीं हो पाया। ठीक है। चौथा फैसला, खुरासान अभियान। खुरासान जो आज का ईरान है ना, वो ईरान और उसके जो आसपास की जो टेरिटरी थी उसको खुरासान बोलते हैं। तो उस समय खुरासान में मंगोल शासन का पतन हो गया था और मोहम्मद बिन तुगलक और इजिप्ट के शासक ने आपस में संधि कर ली थी कि यार ये खुरासान के ऊपर अपन आक्रमण करेंगे और इस एरिया को अपन बांट लेंगे, आधा आधा, कुछ तुम ले लेना कुछ हम ले लेंगे। ये उन्होंने संधि कर रखी थी। और इसके लिए उसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों की भर्ती भी कर दी थी और 1 वर्ष का उनको अग्रिम भुगतान भी कर दिया था, वेतन भी दे दिया था उनको। और सैनिकों को आदेश दे दिया कि तुम लोग तैयार रहो, हम किसी भी समय खुरासान यानी कि ईरान पर आक्रमण कर देंगे और तुम लोग तैयार रहो, अपनी तैयारी मजबूत रखो। लेकिन 1 साल तक ये लोग वहां पर आक्रमण ही नहीं करते। इस दरमियान होता यह है कि खुरासान के लोग अपना ही कोई नया राजा चुन लेते हैं और फिर अंत समय में मोहम्मद बिन तुगलक को उस खुरासान के शासक के साथ संधि करनी पड़ जाती है। ये सब सुनकर सैनिक बहुत आग बबूला हो गए, सैनिक परेशान हो गए, विद्रोह की स्थिति में आ गए कि यार हमको तो ये बोल रखा था कि भाई तुम आक्रमण करेंगे और तुमने तो उनके साथ संधि कर ली। तो फिर सैनिक विद्रोह से बचने के लिए इसने एक 5वां अभियान लॉन्च कर दिया। वो था कराचिल का अभियान। कराचिल एक्चुअल में जो आज का हिमाचल प्रदेश है ना, मतलब हिमालय की पहाड़ियों का इलाका है, वहाँ पर हुआ ये था कि कुछ चाइनीज़ लोगों ने, जो चाइना में जो उस समय राजा या शासक था, उसने कराची हिमाचल के आसपास के एरिया पर कब्जा कर लिया था और वहाँ कर जो लोग थे वो उस शासक के साथ मिल गए थे। तो इसने उस 3,70,000 लोगों की टुकड़ी को कराची भेज दिया। अब कराची हिमालय की दुर्गम चोटियों में, तो सेना रास्ता भटक गई और दूसरा कुछ सेना में आपस में खुद में विद्रोह हुआ तो वो खुद ही लड़ कट के मर गए। तो इसके समय मोरक्को का एक विदेश यात्री इब्न बतूता, जो मोरक्को का था, वो भारत आया हुआ था। तो उसने लिखा कि उस अभियान से सिर्फ 10 अफसर ही जिंदा लौट कर आ पाए, बाकी 3,70,000 में 10 लौट कर आए, बाकी सब मर गए। तो जो कितना बड़ा डिजास्टर था, 1 साल का अग्रिम वेतन दे रखा था उसका नुकसान, 3,70,000 सैनिकों का नुकसान, मतलब सिर्फ एग्जीक्यूशन ढंग से नहीं कर पाने के कारण। और बाद में जो इब्न बतूतों का जो था मोरक्को के यात्री, उसकी विद्वता से प्रसन्न होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको दिल्ली का काजी का मतलब एक प्रकार से न्यायाधीश समझ लीजिए आप, वो नियुक्त कर दिया। 5वां हो गया। उसके बाद 6ठा इसने क्या किया कि भाई कृषि के उत्पादों में वृद्धि करेंगे। वो भी इसने सोचा, लेकिन कृषि उत्पादों में वृद्धि नहीं कर पाया क्योंकि ये कभी शांति नहीं रह पाया, कभी इधर से विद्रोह कभी उधर से विद्रोह, किसानों के विद्रोह इसके समय पर होते रहते थे। तो ये बिल्कुल ही इसकी 6 योजनाएं डिजास्टर साबित हुई। और फिर आखिर में अंत समय में 1351 में, इसने 1325 से 1351 तक शासन किया। 1351 में एक दिन ऐसा आया जब इसकी मृत्यु हो गई और इसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई। बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है ये कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई है आज। और एक हम जो दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही दिल्ली सल्तनत अपने सबसे ज़्यादा विस्तार पर थी, मतलब सबसे ज़्यादा भूभाग पर इन्होंने कब्जा कर रखा था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही ऐसा था जब वो अपने पीक पर थी। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर ही ऐसा हुआ था कि दिल्ली सल्तनत का विघटन प्रारंभ हो गया था।
मतलब 1336 ईस्वी में दक्षिण में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य, एक स्वतंत्र नगर की स्थापना कर ली थी इसी के समय, जो दिल्ली सल्तनत से टूटकर अलग हुआ था। और 1347 में हसन गंगू या फिर बहमन शाह ने, अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। ये भी दिल्ली साम्राज्य से ही अलग हुआ था, दिल्ली सल्तनत से अलग हुआ था। तो इसी के समय पर दिल्ली सल्तनत अपने पीक पर भी थी और ढलान भी इन लोगों का प्रारंभ हो गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से थोड़ा सा दूर जहां पनाह नाम का एक शहर भी बसाया था। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद बसाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने जहां पनाह नाम से शहर बसाया था। ठीक है, अब इसके बाद दिल्ली सल्तनत का राजा बना फिरोज शाह तुगलक। अब हम उसकी बात करते हैं। 1351 से 1388 ईस्वी तक इन्होंने राज किया। फिरोज शाह तुगलक जब 1351 में दिल्ली की गद्दी पर बैठे तब उनकी उम्र 45 वर्ष की थी और इन्होंने अपने पूर्व के शासकों द्वारा जितने भी जो भी मतलब नए नए कार्य या फिर जो भी इन्होंने कहा था उन सबको वापस ले लिया, सब नियमों को, और इसने शरीयत के अनुसार ही शासन किया। शरीयत के अनुसार जिन करों का उल्लेख नहीं था इसने उन सभी करों को समाप्त कर दिया। और दिल्ली सल्तनत का ये एक बहुत परोपकारी और लोक कल्याणकारी राजा हुआ है। दिल्ली सल्तनत काल में इसको अकबर की संज्ञा दी है कि भाई फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत काल का अकबर था। अकबर भी जब महान सम्राट हुआ है और उसने बहुत ही लोक कल्याणकारी और परोपकारी काम किए थे तो इसको उसके बराबर रखा गया है। और इसने उलेमाओं को खुश करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई मोहम्मद बिन तुगलक जैन मंदिरों में गया था, माउंट आबू के में वो गंगा जल पीता था, होली में शरीक होता था, होली नाम के त्यौहार में। तो इससे जो उलेमा का मतलब जो मुस्लिम विद्वान होते हैं, जैसे हमारे पंडित वगैरह होते हैं, उसी अनुसार मुस्लिम धर्म में उलेमा होते हैं। तो उलेमाओं को खुश करने के लिए इसने जो गैर मुसलमान थे उनको परेशान किया ताकि वो खुश रहें। और खुद के ही ये सुन्नी मुसलमान था तो इसने शिया मुसलमानों को भी परेशान किया, मतलब उनके मुहर्रम वगैरह पर प्रतिबंध लगाया, उनको थोड़ा परेशान किया इस प्रकार से। और जो गैर मुसलमान थे तो इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया था। अब जजिया क्या होता है पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं। भारत में सबसे पहले जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। जजिया एक गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला सुरक्षात्मक कर है कि भाई हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, तुम गैर मुसलमान हो, उसकी एवज में हमें कुछ कर दो, मतलब कुछ पैसा दो। और मोहम्मद बिन कासिम ने 5 लोगों को 5 प्रकार के व्यक्तियों को इस जजिया कर से मुक्त रखा था। पहला था बच्चे, दूसरा था बूढ़े, तीसरा औरतें, चौथा विकलांगों को और 5वां ब्राह्मणों को। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों को जजिया कर के अंदर ला दिया और ब्राह्मणों के ऊपर भी जजिया कर लगा दिया था। हालांकि बाद में अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था, किंतु फिर औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को दोबारा से लगा दिया था। और इसको अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला, जो मुगल सल्तनत में पढ़ेंगे एक बादशाह हुए थे, उसने जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। मोहम्मद शाह रंगीला वही बादशाह है जो नंगा दरबार में आ जाता था। और जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, ईरान का शाह था, उसने जब दिल्ली पर आक्रमण किया था तो अपना तोप खाना दिल्ली भूल गया था। वो भी एक प्रकार का पागल रजाई था मोहम्मद शाह रंगीला। मुगल काल की जब अपना चर्चा करेंगे तब मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में बताऊंगा। बहुत ही कामुक राजा था वो, नंगा वंगा घूमता था, इस प्रकार से था। तो चलो, ये जजिया का मैंने आपको थोड़ा सा बताया। तो इसने जजिया कर ब्राह्मणों पर लगा दिया। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो करेंसी थी उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा था, तो उसने उसको बैलेंस करने के लिए 3 प्रकार की करेंसी चलाई। पहली शंशगनी, जो चांदी की मुद्रा थी और जिसका मूल्य, जो टंका क्या था मैंने आपको कई बार बताया है, टंका था जो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी चांदी की मुद्रा, उसके मूल्य के 1/6 1/6वां हिस्से के बराबर उसका मूल्य था शंशगनी का। दूसरी इसने अध नाम से एक मुद्रा चलाई और तीसरी विख। अध तांबे की मुद्रा थी और विख भी तांबे की मुद्रा थी। अख का मूल्य जीतल जो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी उस मूल्य का हाफ आधा था, अध आधा हो गया, और विख जीतल का 1/4। तो ये इसने 3 मुद्राएं चलाई। और इसने, मैंने जैसे कि आपको बताया कि बहुत ही परोपकारी राजा था, इसने बहुत सारी नहरों का निर्माण करवाया, 200 से ज़्यादा इसने शहर बसाए। तो और इसने सिर्फ 4 प्रकार के ही कर लिए। कौन कौन से थे? एक तो है लगान के रूप में लिया जाने वाला कर, खराज, खम्स, ठीक है, और जजिया और ज़कात। तो खराज तो क्या हो गया, जो लगान के रूप में लिया जाने वाला कर है वो खराज कहलाएगा। खुम्स क्या है, जब सेना किसी दूसरी जगह पर लूटपाट करती थी और जो धन लेकर आती थी उसका एक हिस्सा सुल्तान का होता था, वो हो गया खम्स।
तीसरा होता है खराज। खराज खम्स जजिया, जजिया गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर था, इसने ब्राह्मणों पर भी लगा दिया था। और चौथा है ज़कात। ज़कात जो है वो जो अमीर मुसलमान हैं, अमीर मुसलमानों से 2.5% का लिया जाने वाला एक दान है या एक कर है जो मालदार और अमीर मुसलमान देते थे। और ये जो पैसा आता था वो 2.5% वो उन लोगों को दिया जाता था जो विकलांग थे, साधन संपन्न नहीं थे, साधनहीन थे, अभावों से ग्रस्त थे, उन लोगों को दिया जाने वाला ये पैसा था। तो समझ गए, खराज, लगान, खुम्स लूटपाट का जो धन था उसका एक हिस्सा सुल्तान का, जजिया गैर मुसलमानों पर, और ज़कात अमीरों से लेकर गरीबों में बांटने वाला। 4 प्रकार के इसने कर लगाई। और ये एक ऐसा सुल्तान था जिसने, हालांकि गयासुद्दीन तुगलक ने भी नहरें वहरें बनवाई थी, लेकिन इसने बहुत ज़्यादा नहरें वहरें बनवाई, बहुत ज़्यादा नहरें बनवाई। और वो जो नहरें थी वो हरियाणा, दिल्ली, पंजाब इस वाले के एरिया में केंद्रित थी। अगर उन नहरों से किसी किसान को खेती करनी थी तो ये उपज का 10वां हिस्सा, उसका एक कर का नाम था, एक हर्ब नाम का कर लिया जाता था, जो उपज का 10वां हिस्सा होता था, 1/10 हिस्सा कर के रूप में देना होता था अगर उन नहरों से सिंचाई कर रहे हो तो। और इसने 200 के आसपास नगर बसाए। उन नगरों में जैसे कि जौनपुर, मिर्जापुर में देखा होगा ना जौनपुर, वो इसी ने ही, फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। हरियाणा का हिसार नाम का शहर फिरोज शाह तुगलक ने बसाया है। फतेहाबाद जो हरियाणा में है वो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया है। और फतेहाबाद के अलावा फिरोजपुर, फतेहाबाद, इस प्रकार के जो तो नाम से आ गई, फिरोजपुर, फिरोजाबाद वगैरह, इस प्रकार से 200 नगर इसने बसाए थे अपने जीवन काल में। ठीक है, अब इसने कुछ और भी कार्य किए थे, जैसे कि उस समय क्या होता था कि जो राजनीतिक दंड थे, राजनीतिक अपराध अगर किसी ने कर दिया, गबन वगैरह कर दिया, तो बहुत ही कठोर दंड हुआ करते थे, सीधा मृत्यु दंड दिया जाता था। तो उसने उस दंड को सामान्य किया, मृत्यु दंड की बजाय सामान्य दंड की प्रथा इसने शुरू करी थी। और इसने एक बहुत बड़ा बदलाव जो किया था वो ये था कि सरकारी जो नौकरियां थी या सरकारी सेवाएं थी उनको वंशानुगत, हेरिडेटरी बना दिया। मतलब अगर कोई सरकारी सेवक रिटायर हो जाता है या मर जाता है तो उसका पुत्र, दामाद या फिर उसका दास उसकी जगह आकर नौकरी कर सकता है। तो वंशानुगत इसने कर दिया था। इसका एक वर्स्ट इम्पैक्ट भी हमारे देश पर पड़ा, मतलब बाद में जो इसकी आने वाली, हमारे देश पर तो नहीं, उस सल्तनत पर पड़ा। फिरोज शाह तुगलक ने नगद वेतन की जगह जागीर देने की व्यवस्था दोबारा से शुरू कर दी थी। हमने देखा ना अलाउद्दीन खिलजी ने, मतलब जो अमीर लोग थे, सेना के उच्च अधिकारी थे, उनके ऊपर कर लगाकर उनकी भूमि ले ली थी, उनको नगद वेतन देना शुरू कर दिया था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, जो मतलब उच्च अधिकारी थे सेना को, उनको नगद वेतन की जगह उनको जागीर या फिर भूमि देने का काम शुरू कर दिया था, क्योंकि राजकोष पर घाटा पड़ रहा था। और इसने एक काम और किया, इसने शिफा खाना बोलते हैं निःशुल्क चिकित्सालय, इसने निःशुल्क चिकित्सालय बनवाए थे। बहुत परोपकारी कल्याणकारी राजा था ये। तो इसने दार उल शफा नाम से राजकीय चिकित्सालय, सरकारी चिकित्सालय खुलवाए जहाँ पर हर किसी का मुफ्त में इलाज होता था। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में सबसे प्रचलित बात यह है कि ये दास प्रेमी था और दासों की, मतलब उसके लिए इसने एक अलग विभाग बनाया था, दीवान बंदगान नाम से। इसके पास 1,80,000 दास थे और उनको 10 टंके से 100 टंके के बराबर, टंका मतलब चांदी की मुद्रा, 10 टंके से 100 टंके के बीच में वार्षिक वेतन भी देता था। 1 लाख दीवान, 1 लाख दास रखता था और अलग विभाग दीवान बंदगाम। तो सोचो ये दासों से कितना प्रेम करता था। तो ये सब इसने कुछ कार्य किए। अब हम बात करते हैं इसके उत्तराधिकारी की। तो जो फिरोज शाह तुगलक था उसके 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम फतेह खां और छोटे पुत्र का नाम मोहम्मद खां था। तो फतेह खां तो इसके जीवन काल में ही मर गया था और मोहम्मद खां को जब फिरोज शाह तुगलक 1388 में जब उनकी मृत्यु हुई फिरोज शाह तुगलक की, तो मोहम्मद खां को इनके दासों ने दिल्ली से, राजधानी से भगा दिया। और फतेह खां के पुत्र जिनका नाम था तुगलक शाह द्वितीय, उसको 1388 में, 1800 पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ, 1388 में दिल्ली सल्तनत का राजा बनाया, उनको सुल्तान बनाया। वो 1 वर्ष ही शासन कर पाए वो व्यक्ति, मतलब तुगलक शाह द्वितीय। 1388 से 1389 में उनकी मृत्यु हो गई। तो अबू बकर शाह, उसका छोटा भाई, वो दिल्ली का सुल्तान बना। ये सब इतने महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब इस जगह तक आते आते ये लोग अनस्टेबल हो गए थे और ये कोई महत्वपूर्ण इन्होंने कोई योगदान नहीं दिया। कई और भी छोटे मोटे राजा बने, शासक बने, सुल्तान बने। फिर हम बात करते हैं 1394 में मोहम्मद शाह, या फिर जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक था, ये मोहम्मद शाह तुगलक, नासिरुद्दीन मोहम्मद जिसे बोलते हैं, वो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक बना।
और ये भी कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं है। इसकी दुर्दशा को देखकर इतिहासकारों ने व्यंग से कहा है कि विश्व के सम्राट तुगलकों का राज दिल्ली से पालम तक फैला हुआ था। मतलब तुगलकों को मैंने बताया ना, मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली साम्राज्य अपने पीक पर था, तो व्यंग से बोलते थे कि भाई दिल्ली से बाहर निकल के ही पालम नाम की जगह आ जाती। तो इतना छोटा सा इनका राज्य संकुचित हो गया था। और इसी के शासनकाल में, ये डेट याद रखना, 17 दिसंबर 1398 को तैमूर लंग, जिसे अमीर तैमूर कहा जाता है, उसने दिल्ली सल्तनत पर या दिल्ली पर आक्रमण किया। और अमीर तैमूर या तैमूर लंग से भयभीत होकर सुल्तान जो महमूद था या फिर मोहम्मद शाह तुगलक था, नासिरुद्दीन महमूद, कुछ भी कह लो, वो दिल्ली छोड़कर गुजरात भग गया था उसके डर से। और 3 दिन तक तैमूर लंग ने दिल्ली को खूब लूटा खसोटा, महिलाओं के बलात्कार वगैरह सब किए उन लोगों ने जो कर सकते थे। और फिर उसके बाद चला गया। तो उसके जाने के बाद इसका वजीर मल्लू खां था। मल्लू खां ने गुजरात से सुल्तान को बुलाया और दोबारा गद्दी पर बैठाया। लेकिन तैमूर लंग जाते जाते एक काम कर गया था, जो पंजाब नाम की जो जगह थी, जो सूबा था, वहाँ पर अपना एक गवर्नर बैठा गया जिसका नाम खिज्र खां था। तो बाद में 1414 ईस्वी में खिज्र खां ने नासिरुद्दीन महमूद या फिर मोहम्मद शाह तुगलक की हत्या कर दी और तुगलक वंश को समाप्त कर दिया, जिसने 94 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया और एक नए साम्राज्य जिसे खिज्र वंश या सैयद वंश कहते हैं उसकी स्थापना करी। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सब था तुगलक वंश के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों परिवार के लोगों के साथ शेयर करो। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने वीडियो बनाया है, एक एक चीज़ इतिहास से देख कर बनाइए। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है और वो दिल्ली सल्तनत या मिडाइल इंडिया के बारे में जानना चाहता है, तो मेरी एक पूरी सीरीज चल रही है। पहले मैंने ऐबक के बारे में बताया, मतलब गुलाम वंश के बारे में, फिर खिलजियों के बारे में, खिलजी वंश, अब तुगलक के बारे में, नेक्स्ट हम खिज्र वंश या सैयद वंश के बारे में बुलाएंगे। तो आप उन लोगों के साथ भी शेयर करो, अच्छा ही होगा, कोई जानकारी मिलेगी और मजाक में प्यार मोहब्बत के साथ एक नई जानकारी सीख पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओगे। नमस्कार, किसी नए दिन मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। जय राम जी की, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, जय श्री राम, हर हर महादेव। अपने भाई को प्यार दो और मिलते हैं किसी नए दिन। नमस्कार।